सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7 अरब डॉलर्स की दूसरी किस्त के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है और अब से फॉर्मेलिटी बाकी, यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी अब बाकी है। और उस मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर और फिर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की मद में 20 करोड़ डॉलर मजीद, यानी 1.2 अरब डॉलर्स की किस्त मिलेगी। और इन चैलेंजिंग हालात में पाकिस्तान के लिए इसकी कितनी अहमियत है, ये अपनी जगह पर एक बड़ा सवाल है। और ज़ाहिर है आज से हम 1.5 साल 2 साल पहले अगर पाकिस्तान की माशी हालत देखें तो पाकिस्तान बहुत मुश्किलात का शिकार था, लेकिन उस वक्त SIFC की फॉर्मेशन हुई और फिर पाकिस्तान की मईशत में SIFC का किरदार बढ़ता ही चला गया। और ये किरदार हमें एग्रीकल्चर में, लाइफ स्टॉक में और ब्लू इकोनॉमी में ग्रोथ लेकर आता हुआ भी दिखाई दिया है। पाकिस्तान में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी के तहत एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज की तोसी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में पार्टनरशिप पर पूरी तरह फोकस है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान लाने और एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और ब्लू इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए भी SIFC अपनी रिफॉर्म्स नाफिज कर रहा है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने, फूड सिक्योरिटी को बेहतर करने और एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और पायदार तरीकों पर अमल दरामद भी इससे मुमकिन हो सकेगा। SIFC की रिफॉर्म्स में एक अहम हिस्सा लम्स पाकिस्तान के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें फार्मर्स के लिए इरिगेशन और इसके अलावा फसलों की प्रेडिक्शन और फिर रियल टाइम इंफॉर्मेशन बर वक्त पहुंचाने के लिए सैटेलाइट और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक दूसरे प्रोग्राम फार्म ग्रो में साइंटिफिक ब्रीडिंग, बेहतर न्यूट्रिशन और वेटरनरी सर्विसेज से लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के मशवरे और तरीके भी सिखाए जाते हैं। तो SIFC इस वक्त हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और हमने उसी की कोशिशों के नतीजे में देखा पाकिस्तान ने IMF का प्रोग्राम भी हासिल किया। दुनिया भर की जो इस वक्त रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान को एक बेहतर पोजीशन पर इस वक्त देख रही हैं और पाकिस्तान इस वक्त एक इन्वेस्टमेंट हब भी बन सकता है अगर SIFC का किरदार इसी तरह से जारी रहा तो। अब ये जो IMF की इस वक्त किस्त हमें मिली है, इसकी कितनी अहमियत है इन हालात में, इस पर हम बात करेंगे। बेग साहब जो मरकजी सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिजनेस फोरम के, हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 1.2 अरब डॉलर की इस वक्त जो किस्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी थी IMF प्रोग्राम में, पाकिस्तान हम SIFC का भी किरदार इस पूरे 2 साल में देखते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये इस वक्त पाकिस्तान के इन चैलेंजेस को देखते हुए जो पाकिस्तान को दरपेश हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। ये आज बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें सुनाई है कि मुआहदा जो है वो हमारा तय पा गया है। और इंशाल्लाह एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होता है जी, जस्ट ए फॉर्मेलिटी, जब मुआहदा तय हो जाता है, क्योंकि उनका वक्त जब पाकिस्तान आया था तो मोर देन सेटिस्फाई होके वो यहाँ पाकिस्तान से गया था कि उनके जो इक़दामात उन्होंने कहे थे पाकिस्तान को कि आप इस पर अमल करें, पाकिस्तान ने उनके ज़्यादातर हदफ जो थे वो हासिल कर लिए थे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और खुशखबरी सुनेंगे कि पाकिस्तान को IMF से 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो रिसीव होगी। साथ ही IMF ने आज आपने देखा है कि उनकी एक वर्ल्ड रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बड़ी सेटिस्फैक्ट्री उन्होंने करार दिया है, बल्कि ये तक कहा है कि इंशाल्लाह इस साल पाकिस्तान की जो GDP होगी वो तकरीबन 3.5 या 3.6% पे आएगी। जबकि हम खुद ये यहाँ पे कहा जा रहा था कि शायद इस बार हम सैलाब की वजह से 3% से ज़्यादा GDP हम अचीव नहीं कर सकें। तो 3.5 या 3.6% GDP जो है वो एक अच्छी GDP काउंट होती है इन हालात में, जब अभी हम आपने देखा है कि सैलाब की तबाहकारियों से हम यहाँ पे निमट रहे हैं। तो और हमारे देखिए इस वक्त की सबसे जो पॉजिटिव चीज़ हुई है जिसने IMF को बहुत मुतासिर किया है, वो हमारे रेवेन्यू कलेक्शंस जो था वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहा है। पाकिस्तान ने कभी मोर देन 30% रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसमें इंक्रीज नहीं दिखाई। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट जो किसी जमाने में हमारा PTI की गवर्नमेंट में 15 और 16 बिलियन डॉलर तक होता था, वो सरप्लस हमारा करंट अकाउंट जो आया है। और इस बार भी जो हम 25 की बात कर रहे हैं उसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट के अंदर में ही इंशाल्लाह जाएगा। इन तमाम चीजों ने, और जैसे अभी आपने कहा है कि जी देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इमर्ज कर रही है और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले कराची के अंदर जी यहाँ पे सऊदी डेलीगेशन, एक बहुत हाई पावर्ड डेलीगेशन आया था जिसके अंदर 15 टॉप उनके बिजनेसमैन थे और उनकी 2 मीटिंग्स मैंने यहाँ पे अटेंड की थी। जो एक
चीफ मिनिस्टर हाउस में हुई थी और एक आरिफ हबीब साहब ने उनके एजाज में डिनर किया था। और आप यकीन करें, अच्छा उस एक मीटिंग के अंदर उन्होंने के इलेक्ट्रिक से भी साइन किया है, जिसमें 51% शेयर जो कि इलेक्ट्रिक के थे उन्होंने वो अक्वायर किए हैं, जो तकरीबन कोई $2 बिलियन से ज्यादा के बनते हैं। साथ में उनके साथ जो प्रिंस थे, एक प्रिंस बिन सऊद थे, वो आए और उन्होंने कहा कि आप हमें दें, क्योंकि उन्होंने सऊदी अरब ने जब से ये डिफेंस डील साइन हुई है जी वो कई बिलियन डॉलर्स रखे हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे। सही। और वो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी पूछ रहे थे कि बतलाइए किस फील्ड के अंदर हम करें। और जैसे आपने इंट्रो में अभी कहा है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर हो गई है, माइनिंग हो गई है, डिसैलिनेशन में वो बहुत इंटरेस्टेड है। माइनिंग के अंदर एकोटेक के अंदर ऑलरेडी सऊदीया जो है वो उसके अंदर काफी बिलियंस ऑफ डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने भी अभी इसका जिक्र किया था कि हमारे बुरे दिन जो हैं अब वो खत्म हो गए। आज से 1.5-2 साल पहले अगर आप मुझसे बात कर रहे होते तो हमारी ये हालत थी कि हम श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट की तरफ बिल्कुल हम जा रहे थे। और यहाँ पे मैं जी अप्रिशिएट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर को और खास तौर पे हमारे फील्ड मार्शल को कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जी आज मईशत को जी पाकिस्तान की मईशत इज इमर्जिंग मईशत नाउ एट द मोमेंट, और लोग हमारी मिसाल दे रहे हैं। आज से 1 साल पहले हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो था 15-16 पे थे, हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो 22% था। अब बताइए 22% के ऊपर कोई क्या बिजनेसमैन काम कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो लोगों ने क्या किया था कि बिजनेस से पैसा निकाल के बैंक में डाल दिया था और वहां पे उनको जी 22% मिल रहा था। आज वही इंटरेस्ट रेट 11% के पे आ गया। अब दूसरी तरफ आप देखिए इन्फ्लेशन जो हमारा था, जो हम 40% तक चले गए थे, और इस वक्त देखिए कि हम सिंगल डिजिट के ऊपर। मेरे साहब इस पूरे 1.5 से 2 साल का जो चैलेंजिंग पीरियड था, इसमें जो SIFC की खास तौर पर काविशें कोशिशें हैं जो उन्होंने ये मुश्किल हालात से निकालने में, एक स्टेबिलिटी देने में अपना किरदार अदा किया, तो अब वो वक्त आ चुका है कि न सिर्फ सऊदी अरब, अमेरिका, बल्कि और दीगर ममालिक इन्वेस्टमेंट के लिए अब तैयार हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स को वो टारगेट कर चुके हैं और आने वाले दिनों में अब इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जी जहां मैंने दोनों को अप्रिशिएट किया है, SIFC को जी मैं हमेशा ये कहता हूं फ्रॉम रेड टेप टू रेड कारपेट। यानी कि पहले देखिए हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स आते थे, पहले भी आते थे, मगर क्या होता था कि वो जनाब कभी उनको टरका दिया जाता था, कभी एक खिड़की से दूसरी खिड़की पे बैठ दिया जाता था कि यहाँ से परमिशन आएगी, यहाँ से फिजिबिलिटी अप्रूव होगी, यहाँ से, और वो 4-6 महीने बाद यहाँ से चले जाते थे। अब SIFC ने जो वन विंडो ऑपरेशन रखा है, जिसमें कोई भी इन्वेस्टर अगर पाकिस्तान आता है तो वो उनको फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि सडनली इस वक्त पाकिस्तान की इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत तेजी आई है। बल्कि 2 साल पहले तो पाकिस्तान में हम $1 बिलियन तक जो थे वो नहीं कर सकते थे, और अभी ये सऊदी जो आया है उसी ने सिर्फ एक प्रोजेक्ट के अंदर मोर देन $2 बिलियन किए हैं, रेकोटेक के अंदर कई $1 बिलियन किए हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि इंशाल्लाह अब पाकिस्तान आप देखेंगे कि बहुत जल्द हमारा another 5 years पाकिस्तान का शुमार जो दुनिया की बड़ी मईशत है इंशाल्लाह उसके अंदर होगा। और मिर्जा हमने देखा कि पिछले महीने बीजिंग में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस रही, उसके बड़े पॉजिटिव आउटकम्स भी हमने देखे, MOUs, जॉइंट वेंचर्स, एग्रीमेंट्स और सॉफ्ट कमिटमेंट्स। बहुत सारी कंपनीज़ ने पाकिस्तान में इंटरेस्ट शो किया। तो अभी चूँकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका में मौजूद हैं, तो वहाँ भी इस तरह की अगर कोई बिज़नेस कॉन्फ्रेंस होती है और वहाँ से भी फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आती है, तो ये इन हालात में कितना बेहतर हो सकता है और पाकिस्तान के लिए कितनी हौसला अफजा खबर हो सकती है, और कोशिशें इस वक्त क्या हुकूमती एंड से जा रही हैं? देखिए अमेरिका में एक वक्त ये था कि वो पाकिस्तान का हमारा उनसे ताल्लुकात इतनी गर्मजोशी नहीं थी जो आज है। इस वक्त मैं बड़ा हैरान होता हूँ खुद कि इस वक्त सबसे बड़े फैन जो हैं अमेरिका के जो सदर हैं वो हमारे फील्ड मार्शल के हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखें, अभी कुछ 2 दिन पहले उन्होंने, हालांकि दुनिया के बड़े लीडर भी समझे खड़े हुए थे वहां पे, उनसे कहा कि आप आए और कुछ गजा के मामले पे जो मुआहिदा हो रहा था उसमें पाकिस्तान को कहा। तो इतनी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान को मिल रही है कि जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। और यही वजह है कि इस वक्त इंडिया की तरफ अगर आप देखें तो आइसोलेट हो चुका है। इसी तरह इंडिया के अंदर 50% उनका टैरिफ इंक्रीज हुआ है, चाइना का 100% टैरिफ इंक्रीज हुआ है। और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्टर्स के लिए, अमेरिकन इम्पोर्टर्स के लिए, बायर्स के लिए पाकिस्तान एक
फर्स्ट चॉइस बन गया है, क्योंकि इंडिया उनको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, चाइना उनको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमारी तरफ काफ़ी ऑर्डर जो हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हमारी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स है उसके अंदर भी काफ़ी इजाफा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, मरकज़ी सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब का ये दौरा अमेरिका बहुत ज़्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंस का हामिल है, और इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है चूँकि हमने 1.5 माह पहले एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस देखी थी चाइना में, और उसके चंद दिनों के बाद ही ये ऐलान और ये कोशिश शुरू कर दी गई थी फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से कि पाकिस्तान और US बिजनेस काउंसिल के साथ मिलकर US में भी इसी तरह की एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए। अब गुज़िश्ता 2 रोज़ में बड़ी अहम मीटिंग्स रही हैं फाइनेंस मिनिस्टर की अमेरिका में, जिसमें US बिजनेस काउंसिल से भी उनकी मुलाकात हुई, और जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑफर की गई है मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की, खासतौर पर पाकिस्तान का ऑयल एंड गैस सेक्टर जिसमें अमेरिका का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप भी खुद इसमें इन्वेस्टमेंट की दिलचस्पी के लिए इजहार कर चुके हैं। फिर इसके अलावा IT सेक्टर है, इसके अलावा मिनरल सेक्टर है, दीगर कई और ऐसे सेक्टर हैं जिसमें हम अट्रैक्ट कर सकते हैं इस वक्त अमेरिका की इन्वेस्टमेंट को। तो अब अगर इस दौरे में ही या इसके बाद ये कोशिश कामयाब रहती है कि एक ऐसी बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा सके जिसमें अमेरिका भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स शामिल हों, तो ये कितनी फ्रूटफुल साबित हो सकती है। पिछले 2 माह की जो एक्टिविटी रही है इस वक्त हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस ट्रेड को लेकर और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के सिलसिले में, तो ये कैसी रही है, और अब जो MOUs या जॉइंट वेंचर्स पाकिस्तान ने साइन किए हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर कैसे इसमें अपना पूरा एक रोल प्ले कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। नुमान हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये दौरा इस वक्त कितनी अहमियत का हामिल है एक ऐसे वक्त में जब पिछले 45 से 60 दिनों में हमने 2-3 ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे होते देखे, जिसमें ट्रेड भी डिस्कस हुई, जिसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे MOUs भी साइन हुए। तो एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस इसी मंथ के आखिर में या अगले मंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अमेरिका में भी? देखें, इस वक्त जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है आपके स्ट्रेटजिक रिलेशन से। जिन कंट्रीज से आपके स्ट्रेटजिक रिलेशंस ठीक होते हैं तो वहीं के इन्वेस्टर्स कंफर्टेबल फील करते हैं आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए। इस वक्त अगर आप देखें, चाहे वो USA हो या अरब मालिक हो, हमारे स्ट्रेटजिक रिलेशंस काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अभी जो पिछले दिनों डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, चाहे वो स्ट्रेटजिक हो, या जो मीटिंग्स हुई हैं, तो आई थिंक कि मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि एटलीस्ट इन्वेस्टर्स को, उन ममालिक के इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अगर वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें यहाँ पे फैसिलिटेशन भी होगी, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सेस भी होगी, और उनके लिए अच्छे मौके भी फराहम किए जाएंगे। अब जाहिर है कि फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो उसके अंदर वो गवर्नमेंट के पास भी आएंगे और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएंगे। प्रीवियसली हिस्ट्री में हमने ये देखा है कि उमूमी तौर पर जो FDI के लिए बाहर से लोग आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट फैसिलिटेशन के इतने दरवाजे नहीं खोलती प्राइवेट सेक्टर के साथ। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं, पिछले SIFC वगैरह ने कुछ ऐसे इकदाम किए थे कि जो बाहर से कुछ इन्वेस्टर आए थे उन्हें यहाँ के हमारे प्राइवेट सेक्टर से कनेक्ट करवाया गया था। तो अगर तो मिसाल के तौर पर ये जो वो ममालिक जिनसे हमारे स्ट्रेटजिक रिलेशंस अच्छे हैं, जैसे कि US है, UK है, या हमारे अरब कंट्रीज़ हैं, उनकी एक्सेस प्रोवाइड की जाती है हमारे प्राइवेट सेक्टर को, तो ये काफ़ी खुशाइन साबित हो सकता है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट की ज़ाहिर है अपनी ओन पेस ऑफ वर्किंग होती है जो कि काफ़ी स्लो होती है, प्राइवेट सेक्टर जो है काफ़ी तेज़ मूव करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो है कि माहौल ओवरऑल स्ट्रेटजिकली काफ़ी कंड्यूसिव है इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर इसके अंदर हम प्राइवेट सेक्टर को मौका फराहम करें तो उसमें इकोनॉमी के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए बहुत बेहतरी साबित हो सकती है। तो नवाज साहब, अब ज़ाहिर है अगर हमें FDI अट्रैक्ट करनी है, फॉरेन इन्वेस्टर को लेकर आना है, तो पहले लोकल इन्वेस्टर का हमारे एतमाद हमारी इस माहौल पर होना चाहिए। तो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस डिमांड करता है हमारा लोकल इन्वेस्टर के ये अंडर कंट्रोल रहे, कॉस्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, फिर एक इंटरेस्ट रेट का भी एक स्टैटिक पोजीशन इस वक्त मौजूद है। तो ये IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ये कुछ चैलेंजेस हैं कि इंसेंटिवाइज हम अपने लोकल इन्वेस्टर को उस तरह से नहीं कर पा रहे, तो फॉरेन इन्वेस्टर को फिर किस तरह से कर सकेंगे? ये आपने बिल्कुल ठीक है, जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक नहीं होगी तो उस वक्त तक जो है किसी भी डील को मटेरियलाइज करना मुमकिन नहीं होगा। और हमारा जो बिजनेसमैन है उसका जेन्युइन कंसर्न ये है कि हमारा टैक्सेशन रेट्स आर वेरी हाई, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, परचेजिंग पावर पिछले सालों में कंटिन्यूअस इन्फ्लेशन की वजह से और इकॉनमी में ग्रोथ ना होने की वजह से परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई। तो उसकी वजह से इकॉनमी में जो कैश का फ्लो है और जो परचेजिंग पावर है, जो इसमें डिस्पोजेबल इनकम, उस पर बड़ा इम्पैक्ट आया है। अगेन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखें और हमने अगर
जॉब क्रिएशन करनी है, इंडस्ट्री को लगाना है, तो आपने किसी न किसी फॉर्म में इंसेंटिव इन्वेस्टर को देना होगा, चाहे वो लोकल हो या फॉरेन हो। पर अनफॉर्चुनेटली ये बात सच्ची है कि इस वक्त आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए आईएमएफ आपको कतई तौर पर अलाउ नहीं करेगा किसी भी किस्म के लोकल या फॉरेन इन्वेस्टर को इंसेंटिव देने के लिए। अब अगेन ये डिपेंड करता है आईएमएफ से। हम जानते हैं कि आईएमएफ चूँकि एक गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन है, तो उसके अंदर अगर हम कोई ऐसे अपने स्ट्रेटजिक लेवरेज को इस्तेमाल करके कोई ऐसी हिकमत अमली बनाएं कि हमें आईएमएफ जो है नई इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दे या फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव देने के लिए कोई विंडो दे दे कि जिसको हम ऑफर कर सकें अपने लोकल भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो आई थिंक कुछ बात आगे बढ़ सकती है। वरना फिर ये बड़ा मुश्किल होगा कि गिवन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, गिवन द इंटरेस्ट रेट्स एंड गिविंग अदर फैक्टर्स, पाकिस्तान में कोई नई इंडस्ट्री लग सके, कोई नया काम हो सके। और देखिए जब तक ये जहन में रखेंगे जब तक कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी तब तक हमारे लिए आम आदमी के मसाइल नहीं ख़त्म होंगे। देखिए सिर्फ इस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को समझना कि आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर है या माइक्रो लेवल पे भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में जो भी स्टेबलाइजेशन हुई है वो सिर्फ मैक्रो लेवल पे हुई है, और हमारे पास दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि कंट्रीज मैक्रो लेवल पे तो स्टेबलाइज हो जाती हैं लेकिन आम आदमी को, आम बिजनेसमैन को उसका इम्पैक्ट और उसका फ़ायदा नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज़्यादा है, जो कैश फ्लो की कंस्ट्रेंट्स आई, ऐसी सूरत हाल में मैक्रो लेवल पे हमारे नंबर्स ठीक हुए हैं लेकिन माइक्रो लेवल पे आम आदमी को, आम बिजनेसमैन को उसका इतना फ़ायदा नहीं पहुँचा। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि माइक्रो को ठीक करने के लिए मैक्रो को ठीक होना ज़रूरी है और मैक्रो को ठीक होती है ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट माइक्रो पर भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता जब तक ऐसी कोई मजबूत हिकमत अमली मौजूद ना हो कि जिसके जरिए से आम बिजनेसमैन को, लोकल इन्वेस्टर को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। और वो मेन जो फ़ायदा होगा वो हमें नई इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने की फॉर्म में होगा। एक तो ये कि टैक्स रेट्स को कुछ कम करना होगा और दूसरा ये है कि हमें नई इंडस्ट्रीज़ को मजीद इंसेंटिव देना होगा ताकि बाहर के लोग भी आके यहाँ इंडस्ट्री लगा सकें। अभी आपने देखा कि गूगल ने इंडिया के अंदर एक मेगा AI हब बनाने की बात की, जिसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ तकरीबन $15 बिलियन के आसपास है। तो हमें भी कुछ इस किस्म की टेक्नोलॉजी हब्स पाकिस्तान में क्रिएट करने होंगे। हमारे पास वर्कफोर्स मौजूद है लेकिन तमाम चीज़ों के लिए हमें अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्रोल में लेके आना होगा। तो अब नवाज साहब, ये जो लिमिटेड बिजनेस एक्टिविटी इस वक्त हमारे मुल्क में हो रही है उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी लिमिटेड हैं, हम कोई खास ग्रोथ नहीं हासिल कर पा रहे। इम्पोर्ट जब तक हम उसको कंट्रोल रखते हैं तो वो एक ट्रेड डेफिसिट हमारा कंट्रोल में रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसको थोड़ी सी छूट देते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये रेमिटेंसेस से हम कब तक इस चीज़ को कवर अप करते रहेंगे? अपने एक्सपोर्ट के फिगर्स को हम कैसे बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, हमेशा से मैं कई पहले भी इस बात पे बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ हमारे पास बहुत कम चीज़ें हैं एक्सपोर्टेबल सरप्लस के लिए। आपको ये भी देखना होगा हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ों में इस वक्त खुद कफील नहीं हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। हत्ता कि एक वक्त में पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकॉनमी थी, गो कि अभी भी हमारी इकॉनमी के एज ए परसेंटेज ऑफ GDP जो है वो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन हमारी एग्री इंपोर्ट्स भी बहुत बढ़ गई हैं। तो हमारे पास जब तक हम एग्री के अपने मामला को, एग्री की ईल्ड्स को ठीक नहीं करते और हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वो चीज़ें जो हमारे मुल्क में इंपोर्ट हो रही हैं, लेकिन जो 70-75 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है उसमें से हमें 8-10 बिलियन डॉलर को लोकली सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्योंकि एक्सपोर्ट्स का मसला ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स की अपनी लिमिटेशंस, आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे। इस वक्त आपकी जो प्राइमरी मार्केट थी US की, वो भी वहाँ की इकॉनमी स्लो डाउन चल रही है। US गवर्नमेंट जो है इस वक्त शट डाउन की पोजीशन में, वहाँ पर हज़ारों लाखों फेडरल वर्कर्स ऐसे हैं जिनको तनख्वाही नहीं मिली और हज़ारों की तादाद में ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो वहाँ की भी इकॉनमी प्रॉब्लम है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है US हमारी हमेशा से एक मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रही है। तो हम सिर्फ कपड़ा, तौलिए, बेडशीटें US को बेच के हम अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई भी नहीं कर सकते, अपनी कंट्री को ग्रो भी नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी होगा हमें दीगर इंडस्ट्रीज़ में जाना होगा जो कि हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके लिए हमारे पास एक नौजवान वर्कफोर्स मौजूद है। ठीक है, उसकी कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसमें उनको ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक्सपोर्ट की बात करें और ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो तकरीबन नामुमकिन है कि उसके ज़रिए से हम अपने डेफिसिट को कवर कर सकें। इसके लिए हमें अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, हमें टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स को, हाईटेक एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स को सब्सिट्यूट को एक मौका देना होगा। देखिए, एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है चाइना प्लस के नाम से। चाइना प्लस क्या है? दुनिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, बल्कि तकरीबन सारे इन्वेस्टर्स ने चाइना को अपने मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन जब चाइना में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी और साथ ही साथ चाइना की जियोपॉलिटिकल टेंशंस हुए, उनमें से बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे थे कि जिन लोगों ने अपनी एक्सपोर्ट्स को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई किया उन कंट्रीज में जैसे कि मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया वगैरह।
पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठा सकता है कि वो इन्वेस्टर्स जो कि चाइना प्लस स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं इनटू अदर कंट्रीज, सो वी कैन बी वन ऑफ दोज कंट्रीज। लेकिन अगेन उसके लिए हमें कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना होगा इन टर्म्स ऑफ लाइक द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज नॉट गुड एट ऑल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो उसको हमने देना होगा, हमें अपने ग्लोबल परसेप्शन ठीक करना होगा, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना होगा। अगर आप जो है नए इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन बनाने की बजाय कराची जो हमारा इंडस्ट्रियल हब है उसके इकोनॉमिक जोन्स की शक्ल को, कंडीशन को ठीक करें, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इन्वेस्टर आएंगे। तो ये कोई इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर को लेके आना कोई एक फैक्टर नहीं होता, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इनटू इट। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक मजबूत हिकमत अमली बनाएं और ये देखें कि इन्वेस्टर्स की क्या डिमांड है और किस तरीके से लोकल इन्वेस्टर को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि पहले हमको लोकल इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देना होगा। अगर लोकल इन्वेस्टर हमारा कॉन्फिडेंट है कि वी कैन मेक मनी आउट ऑफ अ सर्टेन वेंचर, तो ऑटोमेटिकली फॉरेन इन्वेस्टर को वो खुद ही जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान अब्दुल मजीद साहब, माहिर माशियात। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आलमी खतरात और जंगों ने जहां दीगर मसनूआत की कीमतों को बढ़ाया है, वहीं पर आलमी तौर पर हमने कॉटन की प्राइस में कमी देखी है। लोकल और इंटरनेशनल कॉटन मार्केट्स में मुसलसल मंदी की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जिनिंग यूनिट्स को भारी नुकसान का खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी प्राइस 11.7 सेंट्स फी किलोवाट तक पहुंच जाते हैं। मुल्क में कॉटन की कीमतों में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। पिछले हफ्ते फी मन रुई की कीमत 500 रुपये कम होकर 15,500 रुपये तक पहुंच चुकी है। कॉटन जिनस फोरम के मुताबिक लोकल और इंटरनेशनल कॉटन मार्केट्स में जारी मंदी ने पूरी वैल्यू चेन को मुतासिर किया है और मुताबिक टेक्सटाइल और जिनिंग फैक्ट्रीज को काम भी बंद करना पड़ा है। 30 सितंबर तक पिछले साल के मुकाबले में रुई की आमद में 40% इजाफा हुआ है, जिससे कीमतों को कम करने का रुझान बढ़ गया है, जबकि अगले 2 हफ्तों के दौरान कपास की आमद मजीद ज्यादा रहने की तवक्को है। सिंध में रुई की कीमत 14,800 रुपये से 15,300 रुपये फीमन रही है, जबकि पंजाब में कॉटन की कीमत 14,750 से 15,300 रुपये फी मन तक रही है। कराची कॉटन एसोसिएशन ने ऑफिशियल स्पॉट रेट में 500 रुपये फी मन कमी करते हुए कीमत को 15,100 रुपये मुकर्रर कर दिया है। इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क में कॉटन एग्रीमेंट्स 63 से 68 सेंट फी पाउंड के दरमियान हुए हैं। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक खाम रुई की कीमत में कमी के बावजूद एनर्जी प्राइस बढ़ने की वजह से जिनिंग फैक्ट्रीज के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अगर एनर्जी प्राइस कम नहीं की जाएगी और प्रोडक्शन बेहतर तरीके से ना हो सकी तो एक कॉटन सेक्टर के लिए शदीद नुकसान का सबब भी बन सकते हैं। फार्मर्स को प्रीमियम कॉटन प्रोडक्शन पर लाने और जिनिंग यूनिट्स तक पहुंचाने के लिए क्वालिटी बेस्ड प्राइसिंग प्रोसेस को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। एप्टेमा का भी इस पर मौक़िफ़ सामने आया है। उनके मुताबिक इंडस्ट्रियल एनर्जी प्राइस जो मई 2025 में 10.4 सेंट फी किलोवाट घंटा थी, वो सितंबर में 11.7 सेंट फी किलोवाट घंटा तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स में प्रोडक्शन मुतासिर हुई है। एप्टिमा के मुताबिक इंडस्ट्रीज को तबाही से बचाने और एक्सपोर्ट्स को बहाल करने के लिए रीजनल लेवल पर एनर्जी प्राइस को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या बड़ा चैलेंज है इस वक्त हमारी कॉटन इंडस्ट्री के लिए, एनर्जी प्राइस या फिर ये जो इस वक्त इन्वायरमेंट है बिजनेस का। एहसानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन कॉटन जिनर्स फोरम के। इनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया एहसानुल हक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये एनर्जी प्राइस का इशू ज़ाहिर है पिछले 1.5-2 साल से आप लोग फेस कर रहे हैं। कॉटन की प्राइस कम हो रही है, इसके बावजूद भी एक इंडस्ट्री को इस वक्त हम नुकसान होता देख रहे हैं। सर इसकी मेजर जो रीज़न है, एक तो इंटरनेशनल जो कॉटन मार्केट है वो चाइना और यूएस के दरमियान जो एक बिजनेस वॉर शुरू हुई है, उसकी वजह से काफ़ी जो है वो अनसर्टेनिटी पाई जाती है। और पाकिस्तान के जो अपने इशूज़ हैं वो ये है कि पाकिस्तान में जो बिजली की जो कीमतें हैं और जो हमारा मार्कअप रेट है ये मेरा ख्याल है शायद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा होगा। नहीं तो कम से कम जो सब कॉन्टिनेंट के ममालिक हैं, खासतौर पर इंडिया और बांग्लादेश जो हमारे मेन कम्पिटिटर हैं और चाइना, इनके मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और एक्सपोर्ट्स हमारी जो है वो डे बाई डे कम हो रही हैं। उसकी एक और जो मेजर रीज़न है वो डॉलर की प्राइस भी है। पाकिस्तान में जो डॉलर की प्राइस है वो पिछले काफ़ी अर्से से डे बाई डे 1-2 से लेकर 5-10 पैसे तक कम हो रही है। तो ये कुछ इश्यूज हैं। और दूसरा, इस वक्त जो पाकिस्तान में जो बारिशें हुई हैं और सैलाब आया है, उसकी वजह से हमारे जो रुई का जो स्टैंडर्ड है वो भी कुछ पुअर हुआ है। उसकी वजह से भी हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है। तो अल्टीमेटली ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे होकर हमारी कॉटन इंडस्ट्री जो है इससे खासी डिस्टर्ब हुई है।
तो ऐसा साहब, ये कीमत की कमी है, ये इससे तो इंडस्ट्री को एक फ़ायदा पहुंचना चाहिए था कि चलें एनर्जी प्राइस हाई है तो उसको कवर किसी तरह कॉटन की प्राइस के थ्रू किया जा सकता है कि वो आलमी तौर पर भी वो कीमत कम हो रही है। तो ये इसके कोई पॉजिटिव असरात नहीं इंडस्ट्री पर मुरतब हुए? सर जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में रुई है, इसका जो स्टैंडर्ड्स है या जो उसका मेयार है वो बारिशों और सैलाब से मुतासर हुआ है। तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपने देखा कि डे बाई डे कम हो रही है, उसकी वजह से कि हमारी इनपुट कास्ट भी बहुत ज़्यादा है। जो रुई की जो प्राइसेस हैं वो इतना मेजर फैक्टर नहीं है। मेजर फैक्टर हमारा पावर टैरिफ है और मार्कअप रेट है, और हमारे जो लेबर चार्जेस हैं, लेबर चार्जेस आपको पता होगा पंजाब में उन्होंने मिनिमम 40,000 कर दिए। अब बिजनेस है नहीं और जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो रुई की जो कीमत है आई थिंक वो मेजर फैक्टर नहीं है। मेजर फैक्टर हमारा पावर टैरिफ, मार्कअप रेट और लेबर चार्जेस है। तो पावर इस वक्त जो मार्कअप रेट है वो भी हमने देखा पिछले साल की निस्बत हाफ हो चुका है, तो इसका कोई एक मुस्बत असर हमारी इस इंडस्ट्री पर पड़ा है। और पावर रेट को भी हुकूमत कंट्रोल करने की मुस्तकिल कोशिश तो कर रही है। ये जो प्राइस इस वक्त यहाँ ये 11 सेंट और कुछ पैसे तक पहुँचे हैं, तो ये यहाँ तक आने से कोई रिलीफ आप लोग को मिला है, अभी इसमें मज़ीद फिर कमी की तवक्को है आप? जी इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ तो डेफिनेट मिला है, लेकिन आपके लिए होगा तकरीबन 6 माह पहले हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट को जो जिम्मेदार है उन्होंने कहा था कि इस जो मॉनेटरी पॉलिसी 6 माह पहले अनाउंस हुई थी उसमें ये कहा गया था कि मार्कअप रेट जो वो सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। इसके बाद मेरे ख्याल 2 या 3 मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई और मार्कअप रेट में कोई जो है उसको कमी नहीं की गई। असल में इशू ये है कि पाकिस्तान में अगर आप कोई हिकमत अमली तरतीब देना चाहें कि ये कहा गया है और ऐसे हो जाएगा, तो ये बड़ा इशू है पाकिस्तान में। आई थिंक कि आप अपनी कोई फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, कोई आप अपनी प्लानिंग नहीं कर सकते कि ये मार्कअप रेट होगा, ये बिजली का टैरिफ होगा। बिजली का टैरिफ भी 2-3 दफ़ा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है खुद उन्होंने कहा कि इसको कम किया जाएगा, जो हमारे कंपटीटर उनके बराबर लाया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा। और इसके अलावा जो है हमारे इंडस्ट्री में हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा है। बिजली का बिल उठा के देखें उसमें ये वो चीज़ें फलां बहुत सारी हैं। फिक्स चार्जेस का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। ये 1 साल पहले जो बजट अनाउंस हुआ था उसमें फिक्स चार्जेस जो थे इंडस्ट्री के लिए वो आई थिंक डबल कर दिए गए थे। अब आपकी फैक्ट्री चले या ना चले आपको फिक्स चार्जेस जो है वो लाखों रुपया वो मंथली वो आपको देना पड़ेगा। तो ये जब तक ये फैक्टर्स कम नहीं होंगे, आई मीन कि जब तक ये फैक्टर्स को प्रॉपर रिजॉल्व नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, कॉटन एक्सपोर्ट, वो आई थिंक मुझे फियर्स हैं कि वो डे बाई डे और कम होगी। तो एहसान साहब, पिछले कुछ सालों में जो हमारी कॉटन की प्रोडक्शन कम हुई है उसकी भी क्या बुनियादी वजूहत यही हैं? इस साल तो सैलाब के बावजूद भी हमने देखा प्रोडक्शन थोड़ी बेहतर रही। अगर सैलाब नहीं होता तो मज़ीद इसमें बेहतरी आ सकती थी, लेकिन इस साल से पहले जो मुस्तकिल एक कमी या डिक्लाइन की सिचुएशन हमने देखी है वो इन्हीं बुनियादी वजूहत की वजह से या उसकी कुछ और अलहदा वजूहत हैं? सर आई थिंक कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो इशू नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो कॉटन कंजम्पशन है वो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है। लास्ट ईयर आपको याद होगा 5.5 मिलियन बेल्स पैदा हुई थी, हम वो भी कंज्यूम नहीं कर सकते थे। इस साल लग रहा है कि कुछ 6 मिलियन के प्लस माइनस बेल्स होंगी, लेकिन वो आई थिंक जो इस वक्त जो हालात जा रहे हैं वो पाकिस्तान की कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो उनको कंज्यूम नहीं कर सकेगी। इस वक्त पाकिस्तान में जो मेजर इशू है वो कॉटन की प्रोडक्शन का नहीं है, वो कॉटन की कंजम्पशन का है। पाकिस्तान में जो क्रॉप जोन कवानीन है उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। जितने कॉटन जोन हैं सब में गन्ना काश्त किया गया है। उसकी वजह से जो कपास की एकरेज कम होने के साथ साथ गन्ने से जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पैदा हो रही है, ह्यूमिडिटी पैदा हो रही है, उसकी वजह से हमारे जो कॉटन का रुई का मेयार है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। और एक्सपोर्ट्स के लिए जो पैरामीटर चाहिए होते हैं रुई के, वो पाकिस्तान में रुई बहुत कम पैदा हो रही है। वो सिर्फ उन इलाकों में पैदा हो रही है जहाँ पे गन्ना काश्त नहीं होता। ज़्यादातर वो जो पार्ट्स हैं वो बलूचिस्तान में है, या डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान और बहावल नगर और बहावलपुर से जो मलक्का चोलिस्तान है, यहाँ कुछ ऐसे पीसेज हैं जहाँ पे अभी तक गन्ना काश्त नहीं होता। वहाँ की कॉटन जो है वो इस वक्त बहुत अच्छी है, उसकी स्टेपल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और उसके जो रेट है वो भी आम रुई के मुकाबले 1000 ज़्यादा है। सही।
तो पाकिस्तान में इस वक्त बदकिस्मती से कॉटन प्रोडक्शन इशू नहीं है, कॉटन कंजम्पशन इशू बनी तो है। एहसान साहब, ये कंजम्पशन का क्यों इशू है? हमारा तो जो टेक्सटाइल सेक्टर वही सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का सेक्टर है, 17-18 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट ये सेक्टर करता है, तो फिर ये लोकल कॉटन को क्यों नहीं कंज्यूम कर रहा? और फिर हम तो इम्पोर्टेड कॉटन भी मुस्तकिल मंगवाते हैं 3 से 4 अरब डॉलर की, तो कंजम्पशन का तो ऐसा लग रहा है इशू नहीं है, चूँकि इम्पोर्टेड कॉटन भी तो इस्तेमाल की जा रही है, उसकी जगह लोकल कॉटन क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही? सर मैंने बताया ना कि कॉटन जोन में गन्ना जो है बहुत ज़्यादा उसकी काश्त है। गन्ने की वजह से जो उसमें से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पैदा हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके बाद हमारे कॉटन का मेयार बहुत डिस्टर्ब हो गया है। हमारी उन इलाकों में जहाँ कॉटन पैदा हो रही है, जहाँ पे गन्ने काश्त है, वहाँ स्टेपल लेंथ और स्टेपल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो वो एक्सपोर्ट पे वो रुई की जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसको जो हम वैल्यू एडिशन करके हम उसकी एक्सपोर्ट्स कर सकें। तो इसलिए हमारे जो टेक्सटाइल मिलर्स हैं वो इम्पोर्टेड कॉटन पे ज़्यादा आप चले गए। ठीक है, और इम्पोर्टेड कॉटन और इस लोकल कॉटन के प्राइसिंग में भी कहीं कोई वाज़ेह फ़र्क मौजूद है, या फिर जो लोकल कॉटन जिस कीमत पे दस्तियाब है उसी कीमत पे इम्पोर्टेड कॉटन भी उन्हें मिल रही है? बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जो इम्पोर्टेड कॉटन है वो थोड़ी कॉस्टली है पाकिस्तानी कॉटन के मुकाबले में, लेकिन उसके पैरामीटर्स इतने अच्छे होते हैं और उसमें जो है जो मिक्सिंग होती है, अदर चीज़ें जो होती हैं चॉपर वगैरह या सांगली वगैरह, उसकी चूँकि मिक्सिंग नहीं होती तो उसका जो है आउटपुट ज़्यादा होती है पाकिस्तानी रुई के मुकाबले में। तो नेट रिजल्ट जो है वो मेरे ख्याल तकरीबन बराबर या मे भी कुछ इम्पोर्टेड कॉटन कुछ चीपर हो। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसानुल हक साहब, चेयरमैन कॉटन जिनर्स फोरम। हमारे साथ आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।